नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं रेस राजस्थान और मैं कुमार कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षण अभिरुचियों की इस 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में। और शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखो, पहला ऑप्शन है शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर यही होगा। आपका जो टीचिंग है वो आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों में रुचि को बढ़ाना होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होता है ताकि वे विषय को ध्यान से समझ सके और उनसे आगे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दृश्य अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण प्रभावशाली बनाने हेतु, जब रुचिकर होगा तभी शिक्षण कार्य क्या होता है, प्रभावशाली होता है। इसका सी उत्तर नहीं होगा। अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें ए और सी यानी करेक्ट आंसर ए और सी में से ए होगा, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? पहला काम तो है दूसरों से उसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट डालेंगे, या फिर उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक अच्छा अध्यापक, एक शिक्षक होता है, वो समस्या की जड़ को ढूंढता है, कारण का पता लगाता है और उसके बाद ही उसको हल निकालने पर उस पर जोर देता है, न कि उसको सज़ा देने का प्रयास करता है। ये सब सज़ाओं का नोटिस है। तो आप देख सकते हो, बहुत सरल सा प्रश्न था आपके सामने। और आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी प्राइमरी लेवल पर जो बात की गई है टीचिंग की, सबसे उत्कृष्ट विधि कौन सी है? तो इसकी सबसे उत्कृष्ट विधि व्याख्यान विधि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि व्याख्यान विधि तो आप जानते हो ये तो बड़े लेवल पे उच्च शिक्षा में इसका प्रयोग होता है। खेल विधि, हाँ बिल्कुल, ये इनका जो है करेक्ट आंसर है। खेल विधि जो होती है ये छोटे बच्चों के स्वभाव के जो होते हैं वो चंचल स्वभाव के होते हैं, इसलिए उसे खेल खेल में सबसे प्रभावी ढंग से उसके समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर। परियोजना विधि वैसे भी नहीं हो सकती, ये उच्च शिक्षा के लिए। प्रदर्शन विधि ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों में बी और डी में दोनों करेक्ट आंसर हैं वैसे तो, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावी और सही उत्तर आपको दिखाई देगा वो खेल विधि इसका करेक्ट आंसर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? एक अध्यापक के अंदर कौन सी विशेषता पूछी होनी चाहिए? पहली विशेषता दे रखी है कि शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो होता ही है ना। प्रभावी पूछा, वो क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम क्षमता और संप्रेषण कौशल। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, इसका उत्तर सही होगा। शिक्षण अभिक्षमता और अधिगम नहीं, अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। बिल्कुल, पढ़ाने का उनके पास सही तरीका होना चाहिए। पढ़ाने का जो सही तरीका होता है उसको तो अभिक्षमता बोलते हैं, है ना। और अपनी बात समझाने की कला जो उनके पास होती है उसको ही अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं या संप्रेषण कहते हैं। तो ये जब टीचर के पास होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, तो मुझे लगता है कि वो टीचर अपनी शिक्षण कला को बहुत ज़्यादा क्या बना पाएगा, प्रभावी। अगर किसी शिक्षक में पढ़ाने का तरीका उसे नहीं आता हो, समझाने की कला उसके पास नहीं है, तो वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है जो बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति है, बताओ कैसी है? विज्ञान है, कला है और कौशल है। कला और विज्ञान, बताओ उसमें सही। तो आपको पता है, आप जानते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न, इसका कहीं करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शिक्षण की जो कला होती है वो है आपकी क्या होनी चाहिए? शिक्षण की प्रकृति क्या होनी चाहिए? कला और विज्ञान, बस करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखो, शिक्षण एक विज्ञान है, ये आप जानते हो, है ना। और क्योंकि उसमें जो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, बहुत सारे टेक्निकों का प्रयोग किया जाता है, तो एक अपने आप में आर्ट हो जाता है। तो एक सृजनात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाए तो सृजनात्मकता का उदाहरण है शिक्षण, कला भी और विज्ञान। क्योंकि शिक्षण अपने आप में क्या है, एक विज्ञान है, और उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने की आपको कला आती है तो आपका शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा, ये शिक्षण की क्या है, एक नेचर होता है जो होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? ये बताओ आप, सार्वजनिक योगदान कौन सी दे? देखकर सीखना,
आप कह सकते हो कि देख करके सीखना कुल मिला के ठीक ठाक लगता है। फिर याद करके सीखना, ये भी ठीक ठाक सा लगता होगा आपको। सुनकर सीखना, ये भी ठीक ठाक सा लगता होगा। लेकिन सर्व उत्कृष्ट अगर उत्तर देखे जाए इन सभी में से, जैसे मैं बात करूं कि इनमें सबसे उत्कृष्ट देखा जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चा जब खुद एक्टिविटीज़ करके सीखता है, खुद करके सीखता है और अनुभव के साथ, तो उनके अंदर अधिगम अच्छा होता है। अधिगम की परिभाषा है कि अनुभव उसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए उसमें। और उसके साथ साथ अनुभव जब कब प्राप्त करेगा? जब वो क्या करेगा? वर्क करेगा, कार्य करेगा, और कार्य करेगा तभी उसके पास क्या आएगा? अनुभव। और अनुभव से कोई चीज़ सीखी जाती है, उससे अधिगम क्या हो जाता है? अच्छा होता है। उसका करेक्ट आंसर होता है करके सीखना विधि सबसे बहुत ज़्यादा आपको क्रिया करने पर जो डिपेंड करती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? यानी सभी स्तर के लिए एक अध्यापक के पास इम्पोर्टेंट योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने सामाजिक संवेदनशीलता, दूसरा आपके सामने ऑप्शन है विषय का ज्ञान होना, तीसरा प्रभावी नेतृत्व, चौथा है विधियों का ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने कि टीचर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो अपने विषय की होनी चाहिए। अगर वो अपने विषय का अच्छा ज्ञाता है सभी, तो कहीं किसी भी स्तर पे पढ़ा लेगा, क्योंकि उनके पास सामाजिक संवेदनशीलता की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संवेदनशीलता इसीलिए तो वो शिक्षक है। दूसरी बात, प्रभावी नेतृत्व, वो अपने आप में इफेक्टिव नेतृत्व इसलिए डालेगा जब उसके पास अच्छा ज्ञान होगा, विषय होगा, तभी तो डालेगा। विधियों का ज्ञान होगा तभी वो चले। तो सबसे पहले विधियाँ अप्लाई करने के लिए उसके पास सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? विषय का ज्ञान होना जरूरी है। यानी बिना अपने विषय को गहरी जानकारी के लिए एक शिक्षक जो होता है वो छात्रों का मार्गदर्शक नहीं कर सकता है। उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल हो यानी 3rd ग्रेड हो, या अपन कह सकते हैं 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड, इन सब के लिए विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपको विषय की आवश्यकता होती है, तभी आप सभी स्तर के जो है शिक्षण है जो करवा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये हमें देख करके बताना है। देखो, ये नैतिक मूल्यों का अभाव, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता। शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, ये भी नहीं हो सकता। अभिक्षमता मैंने आपको बताया शिक्षण कराने की जो कला होती है ना। और कार्य करने की क्षमता का अभाव, व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। हाँ बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर आप जान गए हो कि व्यावसायिक नैतिकता का अभाव जो है यह इनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि अपने पैसे के प्रति जिम्मेदारी न समझना, मतलब व्यावसायिक नैतिकता की क्या होती है? उसमें कमी होती है। अगर उसके अंदर अपने पैसे की जिम्मेदारियां हैं, वो चाहे कि मैं शिक्षक हूं और मुझे कभी मतलब ये मेरा काम है, मुझे करना चाहिए, तो उनको अपने पैसे की जिम्मेदारी, ये नहीं है कि मैं शिक्षक हो गया तो मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर मेरा काम थोड़ी है, मैं शिक्षक नहीं हूँ, या फिर तो वो शिक्षक है तो उसको पढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो उनको अपने पैसे के प्रति नैतिकता का अभाव उसमें नहीं होना चाहिए। अपने व्यवसायिक मतलब इसका मतलब यहाँ पे अपने पैसे से, तो ये ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हो कि एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर जो है शिक्षण को गति देने हेतु, यानी ये होना चाहिए उसमें, क्योंकि शिक्षक एक नेता के रूप में पूरी कक्षा को सीखने के लक्ष्य और सक्रियता से मतलब कह सकते हैं पर आगे बढ़ाने का काम करता है। तो शिक्षण को गति देने की क्षमता, इनका नेतृत्व, अध्यापक में नेतृत्व क्षमता सबसे बड़ी ये होनी चाहिए। कक्षा समस्या को समाधान हेतु, विद्यार्थियों को नियंत्रण हेतु, योजना का क्रियान्वयन हेतु, ये तो बाद की बात होती है। सबसे पहले वो क्या करें, अपने शिक्षण कार्य को गति दें, ऐसा उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा उसमें नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि उसमें सही बात नहीं है। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे है कि एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? एक नेता के अंदर कैसे गुण होने चाहिए? तो देखो, उसमें बुद्धि की श्रेष्ठता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास और साथ, इन सब को मिलाकर के देखें तो सबसे मुख्य गुण जो है वो उसमें होना चाहिए इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। ये बहुत अच्छे, यदि सही समय पर सही फैसले लेने की उसमें क्षमता है ना, और एक सफल
नेतृत्व की उसके अंदर पहचान जो होगी, तो वो उसके निर्णय क्षमता से और इच्छा शक्ति से होगी, उसी की वजह से वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हो कि ये तो आपने अभी देख लिया, एक नेता के मुख्य गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न देखो, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित कौन सी मुख्य योग्यता जो होगी। तो एक अच्छे नेता के अंदर कौन सी जो है मुख्य योग्यता जो होगी, तो इसका जो सही उत्तर है, जिसमें देखिए दल का गठन, उद्देश्य की प्राप्ति करना, बिल्कुल सही बात है, यही सबसे अच्छी बात है। उसको अपने दल का नेतृत्व का मतलब ये होता है कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना, लक्ष्य के अनुरूप उसको काम करना। अब जब दल का गठन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करेगा तो व्यक्तियों का उसमें सहयोग भी मिलेगा, दूसरों की अभिप्रेरित करना, कार्य करने के लिए आदेश देना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मुख्य योग्यता उसमें ये हो जाएगी, तो इस योग्यता में सभी योग्यताएं सब शामिल हो जाती है। करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये देखिएगा। और एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है संगठन को एक करना और निर्णय लेना। ये एक नेता की क्या होती है, पहचान होती है, एकता बनाए रखना। और दूसरा, समूह के लिए मतलब जो नेता होता है वो फैसला लेकर के सर्वोपरि कार्य करने का इच्छा शक्ति अगर उसमें है तो बहुत अच्छा उसके अंदर इम्पोर्टेंस हम इसको देंगे। तो संगठन में एक करना और उसको निर्णय लेने वाली क्षमता, ये सबसे सर्वोपरि है। निर्देश देने की उसमें नहीं होनी चाहिए, निर्देश देंगे तो कुछ लोग मानेंगे नहीं, उसको नेता नहीं होता। और व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना, कार्य की पहल करना, ये भी उसमें सम्मिलित है जो नहीं है। तो बहुत शानदार से हैं। अगर आप इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हो सभी प्रश्नों की, तो आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से आप इन सभी प्रश्नों की PDF भी प्राप्त कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और आपको यहीं से आपके 50 प्रश्न जो हैं वो मिलने वाले की पूरी संभावना, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। 1000 प्रश्नों में से निश्चित तौर पे आपके यहाँ से 50 प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में, मुख्य एग्जाम में मुख्य रूप से मिल जाएंगे। तो आप गौर से देखते रहिएगा। अगला देखो, संप्रेषण होना चाहिए, है ना, ये प्रश्न आपके सामने। इससे पहले प्रश्न ये देखो, संप्रेषण का अर्थ है ये तो हमने देखा नहीं, संप्रेषण का अर्थ क्या है। देखो, अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण, संप्रत्यय कंसेप्ट बताना, परंपरा, विचार और भावनाओं को साझेदारी करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण केवल शब्द नहीं बल्कि विचारों और भावों को मतलब आपस में आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है। तो इसका सही उत्तर है जो परंपराओं, विचारों, भावनाओं और समझदारी, साझेदारी, इन सब का संप्रेषण, कम्युनिकेशन का अर्थ यही होता है इस पर्टिकुलर। आगे चलेगा अगला उत्तर आपके सामने। देखो, संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो संप्रेषण जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके सामने आपके सामने उत्तर, इसका सही करेक्ट आंसर आप बताइएगा। तो मेरी तरफ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी और शिक्षण अधिगम में एक मार्गी, द्विमार्गी होना चाहिए। ये बहुत इसका सही उत्तर है, क्योंकि प्रभावी कम्युनिकेशन जो होता है वो तब होगा जब शिक्षक और छात्र दोनों में अगर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो उसमें दो भाग आ गए, एक तो उसमें क्या आ गए, एक तो आपके शिक्षक आ गए, है ना, एक तो ये आ गए, दूसरा उसमें क्या होता है छात्र। ये दोनों अगर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तभी कम्युनिकेशन जो है यानी संप्रेषण जो है वो प्रभावशाली हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये सबसे ज़्यादा इनका सही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर करता है, यह बोलने का कौशल नहीं है, यह विकास का साधन नहीं है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आप खुद ही देख रहे हो, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह कैसी है, द्विमार्गी। जैसे मान लो कि कोई भी सूचना होती है उसको अपन कह सकते हैं कि उसका जो एक कह सकते हैं ना अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कहें तो कुछ सूचना जो होती है वो तभी प्रभावशाली हो सकती है जब उसको ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो प्रभावशाली तभी होगी, एक तो उसके प्रवाह और एक तरफ उसको स्पष्ट रूप देना, दो चीज़ उसमें अगर नहीं होगी तो वो प्रोसेसिंग के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगी वो। तो इसके लिए अपन हमेशा द्विमार्गी प्रक्रिया के रूप में इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है।
सबसे पहले आपके सामने कई सिद्धांत दे रखे हैं, स्पष्टता, उपयुक्तता, प्रतिकूलता, लचीलापन। इनमें से आपको बताना है कि संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका सही उत्तर है जो होगा स्पष्टता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि संदेश स्पष्ट आप नहीं दे पा रहे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो मुख्य रूप से सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्लियरनेस उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक अध्यापक की शारीरिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। जब एक शिक्षक जो होता है वो अपने काम पे लगाव नहीं होगा तो वह संप्रेषण के साथ क्या नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इनका सही करेक्ट आंसर सी है। संभावित के बाद उसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है। तो कौन सी है, तो एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कैसी है, शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता होना, विषय पर अधिकार, शिक्षण शास्त्र मतलब शिक्षण विधियों का, विषय पर अधिकारिकता, अभिव्यक्ति में प्रवाह, ज्ञान पिपासा। इसमें से सही उत्तर जो है वो विषय की अधिकारिकता यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षण को अपने विषय पर कमांड होगी तो पहली शैक्षणिक शर्त ही उनकी है, तब वो अपने शैक्षणिक योग्यता के काबिल है। उनके अंदर कह सकते हैं कि उसकी क्वालिफाइड तभी होगा जब उसको अपने विषय का ज्ञान होगा ढंग से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके पास क्या होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइएगा अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। इसका सही उत्तर आप दीजिएगा मुझे। देखो, विद्यार्थियों में से प्रेम करना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उच्च नैतिक चरित्र, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब आप इसमें से बताओ सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसका सही उत्तर होगा उच्च नैतिक चरित्र। एक शिक्षक समाज का रोल मॉडल होता है ना, इसलिए उसका कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी उसका मतलब कह सकते हैं कि ये उन सब के लिए आप कह सकते हैं व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये उच्च नैतिक चरित्र होना। बाकी तो बाद की सब बातें रहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सही करेक्ट उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक अध्यापक का मुख्य कार्य कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्यालय का बजट बनाना और अधिगम, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, संस्थागत कार्य करना। सीधा पहला ऑप्शन इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना। कि शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व छात्रों को सही रास्ता दिखाना होता है, तो वो सही मार्ग दिखाएगा तो उसके जीवन में खूब सारी जो है वार्तालाप, खूब सारी जीवन की चीज़ें हैं उसे सिखाते रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताने का अध्यापक का मुख्य कार्य पूछा। पहला ऑप्शन आपके सामने ये तो बता दिया ना। अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न। हाँ, कई प्रश्न 2 बार आ गए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखो, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए, मानवीय और मित्रतापूर्ण होना चाहिए, संकीर्ण और वशिष्टीकरण होना चाहिए, और सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण होना चाहिए, अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक की रुचि लेने चाहिए। ये इसमें से सही उत्तर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब में सही उत्तर आपके हिसाब से बताओ तो सही उत्तर होगा सी। देखो, छोटे बच्चे को प्यार और सहानुभूति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। तो प्राइमरी चीज़ लेवल पे पूछा है, यानी आपको प्राइमरी लेवल पर छोटे बच्चों के लिए सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार शिक्षक के अंदर होना चाहिए। तब वो बच्चा विद्यार्थी के साथ, जो शिक्षक है वो विद्यार्थी के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना करके रह सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। कौन सी, विद्यार्थी के बारे में सूचना इकट्ठा करता है, और कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। इनमें से सही उत्तर जो है वो होगा विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि बच्चे को सीखने की प्रगति को
रिकॉर्ड करना, जांचना, ये सब मूल्यांकन का, इवेल्युएशन का कार्य होता है। तो बहुत ज़्यादा सही करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हो कि सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं। सृजनशील व्यक्ति कौन सा गुण रखते हैं? निर्णय में स्वतंत्रता, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़, निडर और साहसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। यानी सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं, जिस क्रिएटिव प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं या उसके अंदर इच्छा रहती है, तो जिज्ञासु होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त होती है? इतिहास, चित्रकला और कला, विज्ञान और साहित्य। और इसमें सृजनशीलता के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो चित्रकला और कला होता है, क्योंकि कलात्मक विषयों में नई कल्पनाओं को दर्शाने को सबसे अधिक ज़्यादा उसमें क्या होती है, गुंजाइश बनी रहती है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि, पुस्तक और साहित्य, चित्रनाटक, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। ये आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से आप मुझे लगता है सही कर रहे हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असली दुनिया के अनुभव से बच्चा समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है, और वो कब? घर में, समाज में रह करके। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक संवेदनशीलता पूछिए तो जहाँ समाज की बात चल रही है तो वो अपने आप में इसका करेक्ट आंसर है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर मुझे लगता है कि आपने सही बताया होगा। सामाजिकरण के हिसाब से पूछा है और समाज में रहते हुए सेवा कर सकता है, समूह में रह करके कर सकता है। इसका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण का अर्थ होता है कि बालक को समाज के नियमों और ढांचों के अंदर ढलना सीखना और इसके प्रतिमानों को विकसित कर पाएगा। तो ये पर्सनल व सामाजिक, यहाँ पे ये नाम आ गया ना, ये आपको समायोजन में वृद्धि करना, सामाजिक, ये इसका उद्देश्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों का दिमाग शायद यहाँ जाता होगा, तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, सी ऑप्शन, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विद्यालय को, माता पिता और परिवार को, समुदाय को, जनसंचार के माध्यम को। तो इनका सही उत्तर, सबसे करेक्ट आंसर है वो समुदाय होता है। बच्चा जिस मतलब मैं आपको कहता हूँ परिवेश में रहता है, इन्वायरमेंट में जैसा मिलता है, समुदाय में जैसा उसको मिलता है, वहीं से उसके सामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है। इसलिए समुदाय सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या होता है, आधारभूत ढांचे के रूप में सामाजिक डेवलपमेंट का कार्य जो करता है ना। आगे चलो, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा? पशुवत होगा, असामाजिक होगा, समायोजित होगा या पूर्ण समायोजित होगा? तो स्वाभाविक सी बात है वह असामाजिक होगा। उसके पास क्योंकि वो समाज के संपर्क में आया नहीं, तो सामाजिक व्यवहार जो वो सीख नहीं पाया, तो बालक जो है सामाजिकरण की भावना उसमें आएगी नहीं, इसलिए सामाजिकरण की भावना बहुत ज़रूरी है। तो आप करेक्ट सही आंसर देना है। बालक के विकास में योगदान होता है, किसका योगदान? अच्छे विद्यालयों का, पाठ्यपुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का? सबसे शानदार, इसका सही उत्तर मुझे पूछे ना तो मुझे लगता है सबसे उत्तर आप डी करेक्ट दोगे, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल सकता है ना। और वो बहुत अच्छी सी योग्यता अगर उसमें होगी तो योग्य समर्पित शिक्षकों को, बालक के विकास में वही शिक्षक योगदान सबसे ज़्यादा दे सकता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, योग्य हो, और एक बच्चों के प्रति उसकी समर्पित की भावना, समर्पण की भावना, लालच की भावना अगर किसी शिक्षक के अंदर रहेगी तो वो शिक्षक नहीं। तो धनवान माता पिता इसके लिए योगदान नहीं, डेवलपमेंट का कोई कारण नहीं है। अच्छी पाठ्य पुस्तकें वो भी नहीं पढ़ पाएगा, अच्छे विद्यालय में भेजा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके प्रति शिक्षकों का समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी योग्य शिक्षकों का। तो इम्पोर्टेंट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे,
कुछ नहीं कहेंगे, पोस्ट द्वारा जागृति लाएंगे, क्या करेंगे आप? तो आपका उत्तर सही सी बात है, जन चेतना जागृत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करेंगे। क्योंकि समाज को शिक्षित और जागरूक करना ही बुराइयों को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो होता है। तो सामाजिक बुराइयों के लिए जन चेतना में जागृति लाना, संकल्प लेके कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, पोस्टर जागृतियाँ लेके कुछ नहीं कर पाओगे, जन चेतना लाना आपके लिए जरूरी है। बहुत सारी माध्यमों से हो सकते हैं जिसमें सेम प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखो, भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जन्म से मतलब बहरापन नहीं, मतलब इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊं तो सीधी सीधी भाषा में तो इनका सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। क्यों? यदि बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो भाषा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और ग्रहण नहीं कर पाएगा बोल नहीं पाएगा। तो विकास न होने का कारण तो यही है, जन्म से वो बहरा है तो उसमें भी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। बस सीधा सीधा सूत्र पड़ा है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, देखो आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्यों में पलायन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करवाएंगे, तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को गुणवत्ता ही शिक्षक का असली प्रगति में ही उस बच्चे को लेकर के आ सकती है, और बाकी कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो आगे ले जाए। अगला प्रश्न आप देखते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। मतलब हमारे जीवन में एजुकेशन या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो होती है उसके अध्ययन से शिक्षक में क्या लाभ हो सकते हैं। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ और सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, बालक को मनोवृत्ति समझने में सहायता। ये तो पहली बार में कट गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, ये भी कट जाएगा। इसमें सही उत्तर बाल विकास का ज्ञान नहीं है, वो तो बाल शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवृत्तियों का पता चलता है ना। बालक के मनोविज्ञान से मतलब शिक्षक मतलब ये समझ लेता है कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा है, तो उनकी मनोवृत्ति, उसकी धारणा, उसको समझने में सहायता। इसलिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होकर के शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए? माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, स्वयं पर। तो इसका सबसे ज़्यादा स्वयं की रुचि जो होती है वो स्वयं पर होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी पसंद और रुचि अपनी अंतरात्मा के आधार पर तय नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, माता पिता चाहते हैं कि वो ये बने, तो वो उसके आधार पे चलेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज चाहता है कि वो ऐसा दिखे, मित्र चाहते हैं कि वो ऐसा दिखे, ऐसा नहीं, वो खुद अगर चाहे तो बहुत आगे का। तो रुचि किस पे, इंटरेस्ट किस पे होता है, खुद पे होना चाहिए, तो इस पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखने। अगला प्रश्न आपके सामने देखो स्क्रीन पे, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों को मार्गदर्शन कराना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो मुझे लगता है बी ऑप्शन सबसे करेक्ट है, छात्रों में प्रभावी शिक्षा से केवल कोर्स पूरा कराना। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा छात्रों तक ज्ञान को ढंग से, सही ढंग से पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छात्रों के बीच में प्रभावी शिक्षक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका सही उत्तर ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, या दृश्य सर्वे सामग्री के द्वारा, या फिर नाटकीय तरीके से। तो इसका सही उत्तर है नाटकीय तरीके से, क्योंकि नाटक के माध्यम से रोल प्ले किए जा सकते हैं, और रोल प्ले से वो मतलब गलतियों करेगा या नहीं करेगा तो उस बालक में वो सब चीज़ें क्या है, सुधार की जा सकती है। और सुधार करने में ये इसके माध्यम से बहुत आसान तरीका, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है? तो आप देखते हो कौन सी ऐसी सामग्री जिसमें अपने को दिखाई भी देता है और अपने को सुनाई देता है। तो वो आप तो सब जानते हैं कि रेडियो जो होता है उसमें दिखाई सुनता है, केवल दिखाई। ब्लैक बोर्ड उसको अपन नहीं देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। टेलीविज़न जो होता है उस पर सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं। सर्वे दृश्य दोनों माध्यम का सही प्रयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के
क्या प्रतिद्वंदी है, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाए सहयोगी होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, विद्यालय के विकास के लिए प्राचार्य और शिक्षक की पूरी टीम क्या मिलकर के काम करती है, तो तब जाकर के विद्यालय एक सफल विद्यालय के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना या सामाजिक बुराइयां? तो सही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कर्तव्य चेतना, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहता है, सजग रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनका सही। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के बारे में ये शिकायत करें कि उसे जानबूझकर छमाही परीक्षा में कम अंक दिए गए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत मामला है। मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ऑप्शन प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे कि आप अध्यापक हेडमास्टर साहब से मिलो। तीसरे कोचिंग कक्षा जाने की राय देंगे कि भाई आप ट्यूशन वगैरह जाओ। चौथी बात है कि वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वादा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर आपके सामने है कि मामले की छानबीन करके उसको आश्वासन देंगे। शिकायत मिलने पर जाँच का भरोसा देना ही पारदर्शिता को एक नया आयाम देता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न ये तो हमने देख लिया। हाँ, अगला प्रश्न, गणित किस प्रकार का विषय है, आप बताओ? तर्क पर आधारित है, कठिन है, सरल है, अरुचिकर है? तो आप मुझे बताओ। गणित जो होती है वो हमेशा आपके रीजनिंग पे होती है, तर्क पे आधारित होती है। तो इसका सही उत्तर तर्क आधारित और लॉजिक पे आधारित होती है ना, पूरी का पूरा सिस्टम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? अगर आप शिक्षक के रूप में देखेंगे तो उसमें जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग। सबसे ज़्यादा बच्चों में आज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं, जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। अगर जिज्ञासु छात्र होते हैं तो वो प्रश्न पूछेंगे, आप उसकी प्रश्न की गहराई तक जाएंगे और बताएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीखेगा, तो बहुत ज़्यादा आपका आज्ञाकारी होगा। तो ए ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके विचारों में शिक्षण व्यवसाय में धन कमाना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए? इसका सही उत्तर है पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक शिक्षण एक मिशन है जिसमें काम के प्रति पूरी ईमानदारी आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न शानदार सा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ, एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर रखना चाहिए, एक अध्यापन को ज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो, एक अध्यापक के प्रति सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करना रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, छात्रों को नया कोई न कोई बातें सिखानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट निरंतरता, ज्ञान का विस्फोटन, निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण। तो इनका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, निरक्षरता। अनपढ़ समाज राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है। तो ये रुकावट ही सबसे ज़्यादा, तो साक्षरता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों को उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं? नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछने पर बच्चा अपने आप में क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है और वापस पढ़ाई करने से जुड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? उससे प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करा करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़ करके, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ा करके, कुछ और समकालीन कार्य करके? आपको क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन इसका सही है कि मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा के अलावा पढ़ा करके उनको, क्योंकि कमज़ोर छात्र अतिरिक्त समय देंगे तो शिक्षक को सेवा भाव का वो दर्शाता है और बहुत अच्छे तरीके से वो इस बात को खाली समय में बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने कि समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक संबंधी, विज्ञान, नई खोज और नई पद्धतियाँ संबंधी। तो आपका उत्तर सही होना चाहिए डी, नई खोज और नई पद्धतियाँ संबंधी, क्योंकि आधुनिक शिक्षक को दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से नवी आविष्कार हो, इसके प्रति हमेशा सजग होना चाहिए। कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है?
राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल, बताओ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल। क्यों? स्कूल में ही बच्चों को जिम्मेदारियां दी जाती है, टीम वर्क सिखाया जाता है, तो उसमें नेतृत्व की जो नींव पड़ती है, तो एक अच्छे नेता का, उत्तम नेता के गुणों का विकास एक स्कूल स्तर पे किया जा सकता है। इसका ऊपर सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही हो जाएगा स्कूल। अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो इसमें आपको बताना है सबसे सही और सटीक उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। जब बच्चा खुद सही और गलत के बीच का फर्क करना समझेगा तो उसमें एक अच्छे नैतिक विकास की कल्पना अपन है जो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि उसके अंदर नैतिक विकास होना चाहिए, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो प्यारे साथियों, आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सामने 50 प्रश्न हैं और एसटीसी का पेपर होने से पहले आपके बीच में 1000 प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। साथ में 15 मिनट का एक सेशन जो चलाया जा रहा है जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, है ना, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट बातें, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित और राजस्थान के भूगोल से संबंधित, यानी ये सब प्रश्न और यहाँ से सिलेक्शन होने के आधार बनते हैं, वो मैं आपको पूरा कंटेंट दे दूंगा जिससे आपको सिलेक्शन होने के आधार, एक बार भी क्लास देखे तो आपका जीवन बदल सकता है। तो आपके पास रोज़ 1 घंटा देना है, ज़्यादा नहीं है। ये 30-35 मिनट की क्लास है, इस क्लास में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप पूरे प्रश्नों को एक साथ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उत्तर देने का प्रयास किया। आपका उत्तर कितना सरल और सटीक, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आज की सेशन में, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट नई बातों के साथ, नए सेशन के साथ। तो जय हिंद, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।